हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि आपके पैरासीटो एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये जो वीडियो है ये सेकंड आपके पेपर से रिलेटेड है। तो देखिए, सेकंड पेपर में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जितनी भी मैंने पेपर देखे एक पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए, आपका एक आता है प्रोटोजोआ वाला पार्ट आता है और एक एंटोमोलॉजी आता है। लॉजिकली अगर आप देखोगे तो एंटोमोलॉजी बहुत बड़ा भी है और थोड़ा टफ पोर्शन भी होता है। और जो अगर देखोगे आप प्रोटोजोआ वाला पार्ट, तो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में जो प्रोटोजोआ है ना वो काफ़ी इजी है। तो कई बार तो चांस ये भी रहती है कि प्रोटोजोआ वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स वाला अगर कवर हो जा रहा है, या फिर मैं कहती हूँ अगर 50% भी आ गया, कई बार तो 60% भी आया है, 70% भी आया है, और मैं कहती हूँ अगर 40% भी आ गया, तो अगर आप कम टाइम दे के प्रोटोजोआ को, मैं तो पहले बोलती हूँ कि आप पहले प्रोटोजोआ को कंप्लीट करो, तो उससे आपकी एक चीज़ ये होगी कि कम टाइम में ठीक है आपका एक पोर्शन तो कंप्लीट रहेगा, फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी में आप जाओ। क्योंकि एंटोमोलॉजी में ना आप ये कह सकते हो कि आप ना अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी ओटी सारी तैयार होंगी और उसके साथ सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, लेकिन कम टाइम में कम मेहनत में प्रोटोजोआ आपका ईजिली रेडी हो सकता है। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन से बताए हैं वो प्रोटोजोआ से ही रिलेटेड हैं। तो आप पहले तो बिल्कुल जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उसको तो लर्न ही कर लेना, और प्रोटोजोआ से बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। आप ओटी की भी बात करो तो एक ऐसा है कि बहुत ही बेसिक सी ओटी पूछी जाती है प्रोटोजोआ में। तो अगर आप प्रोटोजोआ में थोड़ा भी टाइम दे दोगे ना, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लोगे, तो बहुत ईजिली ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसके कारण। ठीक, और नेक्स्ट पोर्शन अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की, कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है और थोड़ा ज़्यादा लेंदी भी है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वो कवर कर दूं। तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, साथ में मैं ओटी भी बता रही हूँ आपको। सेम वैसा ही है कि ओटी की मैं आपको एक रेंज बता दूंगी कि लाइक इस पोर्शन से ओटी आ रही है। वीडियो हो सकता है फिर से लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इसके बाद कि आपको कहाँ टाइम देना है। पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि प्रोटोजोआ को पहले कंप्लीट करना है, देन एंटोमोलॉजी में आपको जाना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पिछले भी उसमें बताया था वीडियो में कि आपको ना मेंटली रेडी रहना है, 2 या कई बार 3 भी, पर जनरली 2 डिफरेंस के लिए आपको रेडी रहना ही है कि 2 डिफरेंस तो आएंगे ही आएंगे, भले ना आए लेकिन आपको मेंटली रेडी रहना है। तो जो पहला डिफरेंस आने की चांस है वो है प्रोटोजोआ वर्सेस बैक्टीरिया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 5-6 पॉइंट एटलीस्ट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पास से जो आपने जनरल प्रोटोजोआ में पढ़ा होगा, जैसे मैंने कहा ना बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पढ़ा होगा। अब न्यूक्लियस में आपने क्या पढ़ा होगा कि जनरली जो न्यूक्लियस होता है ना वो जनरली एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल भी आपके टीचर ने बताएंगे कि एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते। लिख लीजिए, 2 है। जो ओटी सबसे ज़्यादा आने की चांस है बेलेंथीडियम कोलाई और दूसरा है जियार्डिया स्पीशीज़ की। ठीक, नेक्स्ट है जनरल स्ट्रक्चर। और हाँ, अब इसका देखिए आप थोड़ा थोड़ा आपको न्यूक्लियस का ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक है जनरल स्ट्रक्चर आपको पता हो। और न्यूक्लियस का बस नहीं, जनरल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि आपने जो प्रोटोजोआ पढ़ा होगा ना, तो उसमें छोटी छोटी, ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं, छोटी छोटी सी आपने जनरल चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उससे ओटी आने के चांसेस है। तो ओटी के हिसाब में पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अब पहला टॉपिक इसमें प्रोटोजोआ में जो लॉन्ग में आने की चांस है और शॉर्ट में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, दैट इज़ इन लिस्मेनिया में। ठीक, लिस्मेनिया में क्या आ सकता है, देखिए अब लिस्मेनिया में ना जनरली ऐसे नहीं आएगा कि ठीक है लिस्मेनिया के बारे में लिखो, वो नहीं आएगा। आपका काला आजार के बारे में पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा चांस है इसकी आने के शॉर्ट में। ठीक, काला आजार लिख देगा, अब आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कॉमन नेम जनरली पूछता है, ठीक है ना, ऐसे कॉमन नेम वाले पूछता है। ठीक है, दूसरा एक चीज़ आपने जो स्पीशीज़ डिफरेंट जैसे लेसमेनिया में भी क्या पढ़ा होगा, एक डोनोवानी पढ़ा होगा और दूसरा ट्रॉपिका पढ़ा होगा, डोनोवानी और ट्रॉपिका पढ़ा होगा। ठीक, तो अब डोनोवानी से कौन सी पर्टिकुलर लेशमेनिया किस टाइप का हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इसी से क्या होता है, काला आजार होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ईटियोलॉजी पता होनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा लिस्मेनिया ट्रॉपिका, कहीं लिख लीजिए, उससे होता है ओरिएंटल सोर, डेली बॉयल और क्यूटेनियस लिस्मेनिया। अब यहाँ पास से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आता है दैट इज इन विसरल लिस्मेनिया और दूसरा क्यूटेनियस लिस्मेनिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईटियोलॉजी पता हो। और साथ में एक और चीज़ लिख लीजिए, इन दोनों के लिए आप
बिल्कुल पढ़ ही लेना मैं बोल रही हूँ, या फिर कमेंट में लिखना तो आपको याद भी हो जाएगा। इन दोनों के लिए हम कौन सा एक कॉमन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक, डायग्नोसिस के लिए, वो लिखना आप। दोनों का डिफरेंस आप बिल्कुल पढ़ लेना। काला आजार मैंने बता दिया शॉर्ट में आने के चांस है, तो लिस्मेनिया ना जनरली अगर मैं देखूँ तो उतना लॉन्ग में नहीं आया, बट शॉर्ट में आने के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोला ना स्पेसिफिक टेस्ट, अब यहाँ पास कुछ ही देखो, प्रोटोजोआ वाला जो पार्ट है उसमें स्पेसिफिक ही चीज़ें, कुछ ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे आपका लिस्मेनिया पूछ लेगा, थिलेरिया पूछ लेगा, बबेशिया पूछ लेगा, तो इनके पर्टिकुलर आपको टेस्ट पता होने चाहिए। क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें ऐसा चांस आ गया था कि मतलब जनरली देखिए हम क्या लर्न करके जाते कि पूरी साइकिल लर्न करके जाएंगे और साइंस वगैरह ये सब मतलब जनरल चीज़ें हम लर्न करके जाते, बट हम लोग के एग्जाम में ना क्या पूछ लिया था, उसमें डायग्नोसिस वाला पार्ट और ट्रीटमेंट और कंट्रोल वाले पार्ट को ज़्यादा इम्फेसाइज कर दिया था। तो लॉन्ग में वो भी आ गया था, तो इतना ज़्यादा तो इंसान प्रिपेयर होके नहीं गया था। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इस वाले पार्ट में, खासकर डायग्नोसिस वाले पार्ट में। तो डायग्नोसिस वाले पार्ट से एक और रिलेटेड चीज़ जो आती है स्पेसिफिक टेस्ट, मैंने अभी बोला ना आपको कि ये विसरल लीस्मेनिया और दूसरा क्यूटेनियस लीस्मेनिया में से दोनों में से किसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। तो एक टेस्ट आपको दिखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, दैट इज ए मोंटेग्रो टेस्ट, दैट इज एन स्किन टेस्ट। अब आप कमेंट पे लिखिए किसके लिए, तब तो मैंने बता भी दिया स्किन टेस्ट है, तो आपको लिखना है कि किसके लिए टेस्ट यूज होता है, ठीक। ऐसे स्पेसिफिक कुछ टेस्ट आ जाएंगे ओटी के लिए। नेक्स्ट ट्रिपैनोसोमा। अब देखिए ट्रिपैनोसोमा जब आपने स्टार्ट किया होगा तो उसमें कुछ स्टेजेस पढ़ी होंगी, ठीक। स्टेजेस में आपको, अब स्टेजेस में क्या आने के चांस है, देखिए या तो शॉर्ट में स्टेजेस के बारे में पूछ लेगा ना कि कितनी स्टेजेस होती हैं वो बताओ, साथ में देखिए अब इसका आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता हो किसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है किसमें नहीं होती है ना। तो उस हिसाब से जो 4 इसके प्रेजेंट रहते हैं, ट्राइपोमेस्टिगोट, एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट एंड इपीमेस्टिगोट। अब इनमें क्या होगा स्ट्रक्चर डिफरेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल एकदम बना के लर्न ही कर लो, बट थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि सर्कुलर किसका था, एलोंगेटेड किसका था, किसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एकदम क्लियर बहुत लंबी थी, किसमें छोटी थी। तो ये वाला पार्ट आपको लर्न होना चाहिए, ओटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, ट्राइपैनोसोमा ऐसा क्वेश्चन है कि आप लिख के ले लो, आपको लॉन्ग में दिखेगा ही दिखेगा। और उसमें भी ना जैसे जो ज़्यादा चांस है यानी कि वो क्या है कि ऐसे नहीं दे देगा कि ट्राइपैनोसोमा के बारे में लिखो, ज़्यादा चांस ये है कि एंटीरियर स्टेशन डेवलपमेंट और पोस्टीरियर स्टेशन डेवलपमेंट देने की ज़्यादा चांस है, जिसको हम सैलिवेरियन या फिर स्टर्कुलेरियन पार्ट से भी जानते हैं स्टेज से। तो ये वाला दे देगा आपको, अब उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो साइकिल वगैरह आप बना दोगे, थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है ना कि लाइक किस में सलाइवरी ग्लैंड में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आप पूरी इसकी साइकिल बना दें, लॉन्ग में आने की चांस काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, साथ में ट्रिपैनोसोमा, थिलेरिया, बबेशिया, ड्रग ऑफ चॉइस लिख के ले लो कहीं ना कहीं, या तो मैच द कॉलम में, या तो आपकी MCQ में, या तो हो सकता है फिलअप में। ये तो दिखेगा ही दिखेगा और बहुत हेल्प करेगा आपका किस पार्ट में, ट्रीटमेंट वाले पार्ट में, ठीक। तो बिल्कुल ड्रग ऑफ चॉइस तो कहीं पास लिख लो और लर्न कर लो बिल्कुल। अब हाँ, अब ट्रिपैनोसोमा है, ठीक। ट्रिपैनोसोमा में एक ओटी जो मैंने बोला ना कि बहुत इजी इधर से ओटी आती है, तो आपने डिफरेंट स्पीशीज़ पढ़ी होंगी इसकी, ठीक है। जैसे ट्रिपैनोसोमा क्रूजी पढ़ा है, इवानसाई पढ़ा है, तो इसके बेसिस पे क्या है तो पूछा जाता है कि ये डिजीज़ किस स्पीशीज़ से होती है। ये भी 100% है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 1-2 क्वेश्चन। तो ठीक, जैसे कि आप लिख लो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, C से C, तो इससे क्या होता है चगास डिजीज़ होने के चांस है, ठीक। दूसरा है ट्रिपैनोसोमा इवानसाई, लिख दो, इससे होता है सुर्रा जनरली इसको कहते हैं। कैमल के केस में तिबरसा या फिर पुराना कहते हैं, तिबरसा मतलब 3 वर्ष, ऐसे पुराना काफ़ी उसमें क्योंकि सब कुछ डैमेज होने लगता है। दूसरा हॉर्स में क्या कहते हैं, म्यूरिना कहते हैं हॉर्स में, तो आप इसको कहीं पास लिख लो। और फिर है ट्रिपैनोसोमा का एक है इक्विपार्डम, आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो इक्विपार्डम होता है ना ट्रिपैनोसोमा का, ये बाय द कह सकते हो क्वाइटस के थ्रू फैलता है, तो ये भी बड़ा स्पेसिफिक सा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इससे होने वाले डिजीज को हम क्या कहते हैं, डाउरीन कहते हैं। हाँ, अब सबका मैंने बता दिया आपको, डायग्नोसिस और ड्रग ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट, कंट्रोल, प्रिवेंशन पढ़ के ही जाना सबका बिल्कुल एकदम। अब आ जाते हैं हम आगे। अब देखिए
थिलेरिया, बबेशिया, ट्रिपैनोसोमा, कॉक्सीडिया। आप ना जैसे ट्रिपैनो इसमें प्रोटोजोआ कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लग रहा है कि ठीक है मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, थिलेरिया, बबेशिया, ट्रिपैनोसोमा और कॉक्सीडिया पढ़ के ही जाना। ये 4 चीज़ें तो एटलीस्ट आप पढ़ लो, क्योंकि ऐसा है ना कि इन 4 में से चांस है कि 3 ही लॉन्ग में आपके आ जाएंगे ना, तो इसलिए आपको ये वाला पोर्शन तो क्लियर ही करके चलना है। अब देखिए साइकिल जो है ना, तो इनके साइकिल में कंफ्यूजन होता है, तो सेम चीज करने के पहले पेज में बनाई, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो साइकिल प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और साथ में याद भी रहेगा कि हाँ मैंने पहले में बबेशिया की पढ़ी थी, दूसरे मैंने थिलेरिया की पढ़ी थी, तीसरे में मैंने ट्रिपैनोसोमा की पढ़ी थी, तो पेज के अकॉर्डिंग भी याद रहेगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो याद ही कर लेना इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है थिलेरिया। अब थिलेरिया से आने वाली ओटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं पास, वो है अब थिलेरिया की, जैसे मैंने ट्रिपैनोसोमा में बताया ना कि स्पीशीज है, स्पीशीज से होने वाली उसकी डिजीजेज हैं, तो थिलेरिया में भी ऐसा ही, थिलेरिया है और उसकी डिजीज़ है स्पेसिफिक, जो उसकी स्पीशीज़ है उससे होने वाली डिजीज़ है। अब देखिए एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थिलेरिया और ट्रिपैनोसोमा की स्पीशीज़ में वहाँ पास जाके आपको कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगल बगल लिख लो जिससे कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो दोनों में ट्रिपैनोसोमा और थिलेरिया में आपको कन्फ्यूज़न होने की बहुत चांस है, तो लिख लीजिए थिलेरिया एनुलाटा से होने वाली कौन सी, बोवाइन ट्रॉपिकल थिलेरियोसिस, यही आपके लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ठीक, एनुलाटा स्पीशीज का ही जनरली पूछा जाता है। फिर है थिलेरिया पार्वा, इससे होता है ईस्ट कोस्ट फीवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी। ईस्ट कोस्ट फीवर किससे होता है, ऑप्शन में ट्रिपैनोसोमा की भी स्पीशीज दे देगा, तो आपको क्या लिखना है, थिलेरिया का, और टी करके देगा, ऐसे करके देगा, टी है ठीक, और ऐसे करके पार्वा लिख देगा, ठीक, तो उससे क्या होगा आपको समझ ही नहीं आएगा, ट्रिपैनोसोमा और थिलेरिया कन्फ्यूजन होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है पेपर में, तो आप इसको कहीं पास लिख लो, ठीक। फिर है थिलेरिया लॉरेंसी, उससे होती है कॉरिडोर डिजीज, और नेक्स्ट है थिलेरिया ओरिएंटालिस, उससे होता है ओरिएंटल थिलेरियोसिस, ठीक। अब एक फुल फॉर्म है, आप लिख लो कहीं पास, TABA, दैट इज एन थिलेरिया एसोसिएटेड बोवाइन एनीमिया, क्योंकि जहाँ थिलेरिया का ना इन्फेक्शन होता है तो उसमें जनरली देखते हैं कि एनीमिया का भी केस आता है, तो अगर आपको टाबा दैट इज TABA इसका फुल फॉर्म आया तो आप वो भी लिख लेना। अब हाँ, कोच ब्लू बॉडी, बहुत ज़्यादा चांस है कि किस में हमें कोच ब्लू बॉडी देखने मिलती है, तो थिलेरिया में देखने मिलती है, बहुत से सिंपल से, बट वहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, RBC के अंदर था या फिर लिम्फोसाइट्स के अंदर था, तो कहाँ प्रेजेंट रहता है, लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट रहता है, कोच ब्लू बॉडी जो है वो लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट रहेगा, और जो हमारे RBC होते हैं उसमें पर्टिकुलर पायरोप्लाज्म देखने मिलेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछता है RBC के तो वहाँ पास पायरोप्लाज्म होगा, और अगर कोच ब्लू बॉडी पूछता है कहाँ प्रेजेंट रहेगी तो वो आपके लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट रहेगी, तो आप ये लिख लो। और साइकिल तो बिल्कुल रट ही लेना, साइकिल तो मतलब और लिखोगे ही क्या अगर लॉन्ग में आएगा, तो साइकिल तो बिल्कुल याद ही कर लो, ठीक। अब यहाँ पास थिलेरिया में 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, पंच्ड आउट एबोमेसम अल्सर। अब देखिए यहाँ पास प्रोटोजोआ में ना इतना ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ लीजन्स है नहीं कि मैं आपको बोलती हूँ कि स्पेसिफिक लीजन्स याद कर लेना, बट जो आता है वो है पंच्ड आउट एबोमेसल अल्सर, आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो वो थिलेरिया में देखने मिलेगा। नेक्स्ट है वैक्सीन, रक्षावैक टी के नाम से आएगा, अगर टी है रक्षावैक टी, तो फिर से है ट्रिपैनोसोमा और थिलेरिया में कंफ्यूज मत होना, ये वैक्सीन जो है वो थिलेरिया की वैक्सीन है। नेक्स्ट है बबेशिया। अब मैंने बोला ना बबेशिया, ट्रिपैनोसोमा, थिलेरिया और कॉक्सीडिया आना ही आना है इनको कहीं ना कहीं, तो बबेशिया में भी आप पढ़ लेना। अब बबेशिया में ऐसे नहीं देगा कि बबेशिया के बारे में बताओ, ट्रांस ओवेरियन और ट्रांस स्टेडियल, ठीक, तो ये वाला आपको ऐसे दे देगा ट्रांस ओवेरियन और ट्रांस स्टेडियल, इसकी साइकिल एक्सप्लेन करो, तो वो आप लर्न करके जाना अच्छे से। अब नेक्स्ट आए हम पार्ट में बबेशिया, ठीक है, इतना ही आता है और नॉर्मल एस सच इतनी ओटी नहीं आती, हाँ ड्रग ऑफ चॉइस आप पढ़ लेना, बाकी साइकिल बिल्कुल अच्छे से याद कर लो आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज एन कॉक्सीडिया। अब कॉक्सीडिया से बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि बहुत, हाँ लेकिन इजी ही आते हैं, आप जितना पढ़ के जाओगे ना, अगर आप थोड़ा भी डिटेल में पढ़ लोगे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब कॉक्सीडिया में ना डिफरेंट एनिमल को कौन सी कॉक्सीडिया की स्पीशीज़, मतलब कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज़ इफेक्ट करे, आपके टीचर ने लिखवाया भी, जैसे इमेरिया में आपके बहुत सारे लिखवाए होंगे टीचर ने, टेनेला लिखवाया होगा, तो लाइक कौन सी स्पीशीज़ को कौन मतलब एनिमल्स को कौन सी स्पीशीज़ इफेक्ट कर रही हैं, तो आप वो देख लेना, ओटी में आने की चांस है। ऐसे तो इतना तो लिखने के लिए, एनालिस्ट करने के लिए नहीं आता, 1-2 बार आया भी है, बट मुझे खुद नहीं याद हुई थी इतनी सारी स्पीशीज़, बट उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सी है मैं वो अभी आपको बता देती हूँ, जो कि लाइक कॉमन नेम से आती हैं, कहीं पास नोट करो। इमेरिया, ई दैट इज ई डॉट करके ऐसे लिख दो,
ई और फिर ऐसे डॉट करके लिखो। तो इमेरिया का कौन सा, टेनेला, इससे कौन सी होती है, सीकल कॉक्सीडियोसिस। अब देखिए जो कॉक्सीडिया होता है वो जनरली कहाँ इन्फेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमें क्या याद करना है कि जहाँ जिस केस में ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे इन्फेक्ट नहीं करेगा, दूसरी जगह पे इन्फेक्ट करेगा, तो हमें वो चीज़ें याद रखनी, वही तो टीचर पूछते हैं। तो टेनेला जो होगा वो कहाँ पास इन्फेक्ट करेगा, सीकम वाले पार्ट पे करते हैं, दैट इज एन सीकल कॉक्सीडियोसिस। फिर है ब्रूनेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी, इसको हम रेक्टल, इससे होने वाली डिजीज दैट इज नोन एज रेक्टल कॉक्सीडियोसिस, मतलब रेक्टम वाले पार्ट पे इन्फेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इमेरिया ज़ुएर्नी, एक मिनट में आपको लिख देते, ज़ुएर्नी, ठीक है, इमेरिया ज़ुएर्नी। ठीक, अब ये अगर आपको मतलब ऐसे नहीं आएगा कि इसके बारे में लिखो, ये किस टर्म से आता है, किस नेम से आता है, दैट इज एन विंटर कॉक्सीडियोसिस के नाम से आता है। थोड़ा ना पैरासिटो में मेरे को ये रहता था कि बोलने में भी थोड़े टर्म बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे यही मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, और बहुत सारे टर्म डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैं आपको ये भी बोलूँ कि जब पेपर में आप लिखोगे ना तो स्पेलिंग भी भूल जाएगी, आपको स्पेलिंग ही नहीं याद आएगी, जेड है, डबल आई है, तो थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस करो, तो क्या हो टीचर के ना इंप्रेशन अच्छा जाता है, वहाँ पास दिमाग में आएगा टीचर को कि यार इसको तो स्पेलिंग ही नहीं पता है। तो मुझे भी दिक्कत होती थी, स्पेलिंग मुझे भूल जाती थी, तो मैं जनरली लिख लिया करती थी उसको, तो इससे इजी पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इमेरिया का ट्रंक टाटा, ठीक है, TRUNCTATA, ट्रंक टाटा, ये क्या है, किडनी को इन्फेक्ट करता है। तो लिख लो कहीं पास, ये इमेरिया की स्पीशीज कहाँ इन्फेक्ट करी, किडनी में कर रही है। नेक्स्ट है इमेरिया का स्टीडेई, दैट इज ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, स्पेलिंग लिखो STIEDAE, ठीक, तो ये कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, ये लिवर में इन्फेक्ट करता है जनरली। तो अब ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अलग हुए ना, तो ये बहुत मतलब 3 नंबर की ओटी आप मान लो यहाँ से आनी है, ठीक, बिल्कुल याद कर लेना, पूरी साइकिल याद करनी। हाँ, अब हम लोग के एग्जाम में ना कॉक्सीडिया की वैक्सीन लिखने के लिए आ गई थी, तो 2-4 हैं, लेकिन मैं 2-4 नहीं बोलूँगी आपको, आप ठीक है कम से कम 6-7 तो याद रखो, तो कुछ वहाँ तो याद आएंगी, ठीक है ना। फिर हाँ प्लाज्मोडियम, अब नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाला पार्ट प्रोटोजोआ में जो आपके आया होगा। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम वाला पार्ट है ना, उससे एज सच इतने क्वेश्चन मुझे नहीं देखने मिले, लेकिन आप क्या करो कि सुपरफिशियल थोड़ा पढ़ लेना, तो ठीक है बन जाएंगे क्वेश्चन इससे, ज़्यादा प्लाज्मोडियम से आता नहीं। ठीक है, स्पीशीज़ देख लेना कि प्लाज्मोडियम में कौन सी किसको इन्फेक्ट कर, लाइक ह्यूमन को कौन सी इन्फेक्ट कर रहे हैं, और र्यूमिनेंट्स को कौन से इन्फेक्ट कर रहे हैं, और कैट डॉग को, तो थोड़ा बहुत देख लें, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाँ, अब इसके बाद आता है टॉक्सोप्लाज्मा, एनाप्लाज्मा, ट्राइकोमोनास और सार्कोसिस्टिक। अब यहाँ पास देखो ट्राइकोमोनास फीटस, ये आने की चांस थोड़ी ज़्यादा है शॉर्ट के लिए। अभी जितने भी एनाप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा, ट्राइकोमोनास और सार्कोसिस्टिक, तो ये शॉर्ट में आने की चांस है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ लोगे इनफ है। ठीक है, अब डायग्राम देखिए, हम लोग के भी एग्जाम में ना थोड़ा सा डायग्राम वाला पार्ट आई गेस फर्स्ट पेपर में आ गया था, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा बहुत डायग्राम अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो कहीं पास इंपॉर्टेंट अगर लग रहे हैं तो पढ़ लो। तो मैंने जब पेपर मतलब ये सारे क्वेश्चंस में लिख रही थी, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा है दैट इज एन स्पोरुलेटेड oocyst। अब स्पोरुलेटेड oocyst का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है आइसोस्पोरा का, आ सकता है सार्कोसिस्टिक का, आ सकता है इमेरिया का, आ सकता है क्रिप्टोस्पोरोडियम का, आ सकता है, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमेरिया का और आइसोस्पोरा का, सबसे ज़्यादा चांस है। तो डायग्राम थोड़ा सा आप देख लेना। और हाँ, नेम एनलिस्ट आप कर लो, कमेंट में लिखना तो याद हो जाएगा। तो एनलिस्ट करना है टिश्यू सिस्ट फॉर्मिंग कॉक्सीडिया, जो टिश्यू सिस्ट फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखो तो आपको याद होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी वाला पार्ट। एंटोमोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर ठीक है इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब एंटोमोलॉजी में ना जनरल वाला जो पार्ट है, जनरल आपने पढ़ा होगा, जनरल एंटोमोलॉजी, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ठीक है थोड़ा टाइम वहाँ पास दे देना, क्योंकि आपके ना बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स जो होंगे और बहुत सारी जनरल चीज़ें जो आपको पता भी होनी चाहिए, तो वो उधर से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा जनरल जो पोर्शन एंटोमोलॉजी को उसमें दे देना टाइम, जैसे कि पूछा जाता है किस में आइस प्रेजेंट रहती हैं, किस में नहीं प्रेजेंट रहती, किस में किस तरह का एंटीना प्रेजेंट रहता है, लाइक प्लूमोस टाइप का किस में रहता है, पाइलोस टाइप का किस में रहता है, तो आप थोड़ा सा ये देख लेना। और हाँ, जनरल टर्म मैं कुछ बता दे रही हूँ, ओटी में आने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो एक आप लिखो एरोलियम, लिखो जनरल टर्म, पढ़ लेना आप इसको,
क्योंकि सारे बताने लगूंगी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट है टरगाइट के बारे में देख लेना, एंड हॉल्टर्स एंड बैलेंसर्स के बारे में देख लेना, ऑस्टिया देख लेना, कॉक्सल ग्लैंड देख लेना। सॉरी गाइज, थोड़ा लाइट चली गई थी तो उसके कारण मुझे वीडियो थोड़ा कट करना पड़ा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, तो आपने ऑलमोस्ट सारी लिखी लोगी। हाँ, यहाँ पास इंपॉर्टेंट एक ओटी आती है जनरल स्ट्रक्चर पे। जब आप बात करोगे तो मेल गोनोफोर वाला जो पार्ट होता है वो लाइक किस उस पे प्रेजेंट रहता है, किस सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, तो आप लिख लो वेंट्रल साइड ऑफ द 9th सेगमेंट। ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है दैट इज एन 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर हाँ, इन स्टार और लिखो जनरल टर्म इन स्टार, INSTAR, इन स्टार। नेक्स्ट है स्टेडियम, एक्डाइसिस, जिसको हम मॉल्टिंग भी कहते हैं, और एक और टर्म आई गेस मिस हो रहा है, काइटोटैक्सी, लिख लो आप इसको काइटोटैक्सी। ठीक है, अब मेटामॉर्फोसिस शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पास ओटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइप ऑफ लार्वा पढ़े होंगे, साथ में टाइप ऑफ प्यूपा पढ़े होंगे, तो कहाँ हमें किस टाइप का लार्वा और किस टाइप का प्यूपा देखने मिलता है, तो ओटी यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा चांस है। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओटी आने के चांस है। अब यहाँ पास से ना, जैसे मैंने बोला था थोड़ा टफ हो जाता है पोर्शन, तो कॉमन नेम लाइस जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपके टीचर ने कुछ कॉमन नेम्स बताए होंगे, जैसे कि शाफ्ट लाउस बताया होगा पोल्ट्री का, ठीक, लॉन्ग नोज बताया होगा, शॉर्ट नोज्ड बताया होगा, रेड लाउस बताया होगा कैटल का, और हेड लाउस बताया होगा पोल्ट्री का, और विंग लाउस बताया होगा पोल्ट्री का। अब यहाँ पास से ना आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लाइक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो 3-4 नंबर की तो ओटी आप मान के चलो कि इधर से आनी ही आनी है कॉमन नेम से, किसके, लाइस के कॉमन नेम से। सिर्फ लाइस के कॉमन नेम से इतनी ज़्यादा ओटी आ जाती है, तो आप कहीं लिख लो और याद करो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट है डिफरेंस, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा रेडी ही रहना, बाइटिंग लाइस और सकिंग लाइस के बीच में डिफरेंस, जो कि और दूसरे नेम से भी आ सकता है, मैलोफेगा और वर्सेस साइफिनकुलाटा के नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट है कॉमन नेम। हाँ, इतने ज़्यादा एंटोमोलॉजी में कॉमन नेम है ना कि सब तो देखिए नहीं याद हो सकते हैं, लेकिन जो आपको सुनने में थोड़ा लगे ना कि लाइक इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे कि सैंड फ्लाई, लिख लो सैंड फ्लाई, पोटू फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, बारवल फ्लाई, फ्लैश फ्लाई और सीसी फ्लाई। तो ये याद कर लो कॉमन नेम, मैंने उसके लाइस में भी कुछ बोले हैं तो ये तो याद ही हो जाने चाहिए आपको। फिर है डिफरेंस बिटवीन एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस के लिए भी है, साथ में ओटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नहीं बता रही हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ बता रही हूँ, बट मैं सब नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट है लॉन्ग के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एन डेमोडेक्स। डेमोडेक्स की आप पूरी पैथोजेनेसिस पढ़ लेना, पूरी उसकी साइकिल याद कर लेना, ट्रीटमेंट कंट्रोल सब कुछ याद कर लेना, डायग्नोसिस भी याद कर, जिसमें हम स्क्रैपिंग निकालते हैं ना, तो डायग्नोसिस भी याद कर लेना, ठीक। फिर लिख लो शॉर्ट के लिए ब्लैक हेड इन टर्की, शॉर्ट में काफ़ी बार आया है। फिर है स्ट्रासोविस एंड हाइपोडर्मा, मतलब इन दोनों में से 99.999% है कि एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में आएगा। स्ट्रासोविस और हाइपोडर्मा ये टीचर के बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन, तो इसको भी आप लिख लो। और हाँ, टिक कंट्रोल के बारे में, टिक कंट्रोल ओवरऑल आप इंसेक्ट का कंट्रोल और टिक का कंट्रोल है ना, तो टिक और इंसेक्ट इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका आप कंट्रोल और मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो आप इसको मैं तो ChatGPT से उस टाइम पर पढ़ा था, तो आप उससे ही पढ़ लो तो बहुत ईजी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन की आने की। फिर है डिफरेंस एक और है, सॉफ्ट टिक वर्सेस हार्ड टिक के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अब कौन से टिक्स आपके मतलब सॉफ्ट टिक्स में आते हैं और कौन से टिक्स आपके जो है हार्ड टिक्स में आते हैं, तो ओटी यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा चांस है कि मतलब ठीक है सारे मत याद करना, लेकिन जो सुनने मैंने बोला ना, जो सुनने में आपको थोड़ा सा यूनिक लगता है, टीचर को भी वही यूनिक लगता है, तो टीचर भी वही पूछते हैं, ठीक। फिर है फॉल्स गिड, जिसको हम स्यूडो गिड भी कहते हैं। पहले पेपर मैंने बोला था कि गिड आने की चांस है, तो यहाँ पास आपका फॉल्स गिड आने की चांस है। फिर स्यूडो गिड आने की चांस है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है माइसिस, माइसिस और उसके टाइप्स वगैरह, और साथ में ओटी भी यहाँ से आती है, तो ये लॉन्ग के लिए आप रेडी करके चलना। जितने मैं बता रही एंटोमोलॉजी के, इतने तो आप लर्न कर ही लो बिल्कुल, इनको तो छोड़ के नहीं ही जाना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट 1 होस्ट, 2 होस्ट, 3 होस्ट टिक्स,
ये आपका एक्सप्लेन करने में शॉर्ट में भी आ सकता है और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं कि लाइक इनमें से कौन सा वन होस्ट टिक का एग्जाम्पल है, टिक द करेक्ट में आ सकता है। डिफरेंस एक और दूसरा इंपॉर्टेंट, दैट इज बरोइंग माइट एंड नॉन बरोइंग माइट्स के बीच में डिफरेंस, साथ में इनके एग्जाम्पल्स कि ये बरोइंग है या नहीं है, ये आपके ओटी में आने की चांस है। नेक्स्ट है फ्ली बाइट एनर्जी, ये आपके शॉर्ट में आने की चांस है। फिर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मैंने बता ही दिया। कॉमन नेम ऑफ टिक्स, हाँ अब मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है इसमें, तो कॉमन नेम आपको और जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो भाई जो यूनिक लगेंगे, जो थोड़े आपको अलग लगेंगे वो लर्न कर लेना। जैसे कि टिक जो ईयर में इन्फेक्ट करता है ऑटोबियस, ये आपके आने के चांस है। कैस्टर बीन टिक आने की सबसे ज़्यादा चांस है। एक्सोडस, नेक्स्ट है बॉन्ट लेग्ड टिक, हाइलोमा, एनाटोलिकम। एनाटोलिकम क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है आपको कमेंट में लिखना है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ करता है, मैंने बताया भी है प्रोटोजोआ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टिक्स। अब टिक्स का इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या होता है, कैसे वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग में आने की चांस है। यस, लॉन्ग में आ जाता है ये, तो आपके पास लाइक 10 पॉइंट तो होने चाहिए कम से कम। फिर है टंग वॉर्म देख लेना, शॉर्ट के लिए ऐसा उतना तो नहीं आता बट ठीक है शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। अब जितने भी मैंने देखे यहाँ पास आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओटी भी मैंने ट्राई किया कि लगभग मैं कवर करूँ जितनी मुझे याद थी और जितना मैंने अपने नोट से देखा और मैंने प्रीवियस ईयर से देखा। तो अगर आप इतना भी करके जाओगे ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट जितना भी आपको, कुछ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। जितना आ रहा है आपको अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं। तो इसके साथ आपका पैरासीटो भी सेकेंड बहुत अच्छा जाएगा पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।